योगी जी मोदी जी के बाद नेक्स्ट पीएम कैंडिडेट बिल्कुल हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय। बाबा का दीवाना बना सारा जमाना, बुलडोजर बुलडोजर जाना नहीं। शठम शाठ्यम समाचरेत, मतलब जहां आप डंडे की भाषा आप समझेंगे तो वहाँ आपको डंडे की भाषा समझाई जाएगी, जहाँ प्रेम की भाषा समझना चाहेंगे वहाँ प्रेम की भाषा समझाई जाएगी। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, द राष्ट्र नीति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मिल्कीपुर में बीजेपी जब से जीत हासिल करी है उसके बाद से लगातार अवधेश प्रसाद जो कि अयोध्या से सांसद है, उनकी जो इस्तीफे की मांग थी, जो उन्होंने बोला था कि इस्तीफा दे दूंगा, लोग उसका पूछने लगे हैं कि अवधेश जी इस्तीफा कब दे रहे हैं। और साथ में ये भी मुद्दा उठ रहा है कि जो मिल्कीपुर में बीजेपी जीत हासिल करी है तो योगी आदित्यनाथ का आगे क्या फ्यूचर है और इसका सिग्नल क्या जा रहा है। इसी मुद्दे बातचीत करने के लिए मैम जुड़ी है। मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि मिल्कीपुर में बीजेपी तो बहुत बड़ी जीत हासिल करी है, लेकिन अयोध्या में जिस तरीके से लोकसभा में हार गई थी तो एक माहौल बनाया जा रहा था कि बीजेपी को लोग अस्वीकार कर रहे हैं वहाँ पर, लेकिन अब जो मिल्कीपुर में बीजेपी जीती है इतनी बड़ी मार्जिन से, उसका क्या सिग्नल है, क्या चाहेंगे बोलना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को ये बताना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या नहीं हारी थी। फैजाबाद लोकसभा सीट का नाम है, अयोध्या उसमें एक क्षेत्र है, तो अयोध्या जो क्षेत्र था वहाँ पे बीजेपी को ही जो है वो ज़्यादा वोट्स मिले थे, तो अयोध्या कभी नहीं हारी थी। ये अब विपक्ष के पास ना तो कोई मुद्दे की बात होती है और वो सच्चाई से तो मुझे लगता है ना कि 100 कोस दूर रहना पसंद करते हैं। पूरे विपक्षी पार्टियों की राजनीति जो है ना वो झूठ के ही तवे पे वो रोटी सेकते हैं और वो जो भी करते हैं, 2-4 सीट दाहिने बाएं से निकाल के लाते हैं, वो उसी के झूठ के बदौलत लेकर के आते हैं। बात करते हैं मिल्कीपुर की। मिल्कीपुर जीतना और मिल्कीपुर के साथ अभी पिछले जो 8-9 सीटों पे उपचुनाव हुए थे वहाँ पे बीजेपी, और वैसे एरियाज जहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ पे बीजेपी का जीतना ये बहुत बड़ा संदेश दे रहा है कि जिस भारतीय जनता पार्टी को सवर्णों का पार्टी समझा जाता था, अर्बन एरियाज का पार्टी समझा जाता था, वहाँ मिल्कीपुर जैसे छोटे छोटे जगहों पर और जहाँ मुस्लिम इतने ज़्यादा वोटर्स हैं वहाँ पे जीत करके आना, इसका ये मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पे अब भारत के मुसलमानों को भरोसा है। वो विश्वास कर रहे हैं कि जो 7 दशकों से लगभग कांग्रेस ने जो उन लोगों को उल्टी पट्टी पढ़ाई है और उनका कोई विकास का काम नहीं किया है, हाशिए पे है बिल्कुल मुसलमान समाज जो है, पूरा तबका आप देख लीजिए। अगर 0.5 या 0.6% को छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे इतने मतलब गरीब हैं, अशिक्षित हैं, बेरोजगार हैं, जिस पे कांग्रेस ने बस उनको ने एक टूल की तरह यूज़ किया है, वोट बैंक की तरह यूज़ किया। तो अब मुसलमान समाज हमारा जो है वो इस बात को समझ रहा है कि उनका कल्याण अगर कोई कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। तो मिल्कीपुर जीत यही संदेश दे रही है। और अभी दिल्ली में भी जो हुआ, मुस्तफाबाद आप देख लो, आप बहुत सारे एरियाज देख लो, दिल्ली दंगों का जो एरियाज था 6 उसमें 3 में प्रचंड बहुमत है भारतीय जनता पार्टी को। तो ये सारे इस ओर इशारा कर रहे हैं कि भारतीय मुसलमानों का विश्वास अब भारतीय जनता पार्टी पे बहुत अच्छे से जम गया है। अच्छा जी, इसके पहले आपने देखा होगा कि अवधेश प्रसाद किस तरीके से ड्रामे कर रहे थे, रोना धोना कर रहे थे, ईवीएम को लेके उसके बाद फिर से रोना शुरू कर दिए, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। उन्होंने ये भी बोला था कि इस्तीफा दे दूंगा अगर यहाँ पे नहीं जीत हासिल किया तो। उन्हीं के बेटे वहाँ से चुनाव लड़े थे। तो क्या कहना चाहोगे, इस्तीफा तो दिए नहीं अभी तक अवधेश प्रसाद? अवधेश प्रसाद जिनको हमारे अखिलेश यादव अयोध्या नरेश कहा करते थे, हाँ अयोध्या नरेश, ऐसा बुक्का फाड़ के रोए जैसे ना रुदालियां रोती हैं। और एक्टिंग में तो ये राखी सावंत को भी मात देते हैं, बिल्कुल राखी सावंत को भी मात दे दे। अब राखी सावंत की एक्टिंग पूरी दुनिया जानती है किस कैटेगरी की है, वही कैटेगरी इनकी है, अवधेश प्रसाद जी की। और मैंने पहले भी कहा आपको कि ये लोग अपनी जुबान के पक्के व्यक्ति नहीं हैं। इन्होंने कहा इस्तीफा दे देंगे मतलब नहीं देंगे। अब तो कहने को तो अखिलेश प्रसाद ने भी कहा था लोकसभा रिजल्ट के बाद कि हमें ईवीएम पे भरोसा नहीं है, और तो भी 37 सीटें, तो अगर भरोसा नहीं था तो रिजाइन कर देना चाहिए था ना, पूरे 37 सांसदों के साथ रेजिग्नेशन दिला देते। तो वैसा तो कोई काम उन्होंने किया नहीं। तो ये लोग अवधेश प्रसाद जी हों या जो भी हो, तथा कथित रूप से अखिलेश प्रसाद यादव की नज़रों में अयोध्या नरेश, ये
इनके बेटे हारे, जी। ये इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि इन लोगों के लिए वचन का कोई मान नहीं है। ये लोग तो राजनीति में है, राजनीति का अर्थ ही होता है कि जनता का मान और सम्मान। तो जो लोग जनता का मान और सम्मान नहीं कर सकते हैं, उनके निर्णय को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वालों को जो लोग राक्षस की संज्ञा देते हैं, वैसे लोगों से हम क्या ही उम्मीद करें कि अपनी बात पे खड़े रहेंगे। और हमें नहीं भूलना चाहिए, ये वही समाजवादी पार्टी है जो स्वामी प्रसाद मौर्य, हालांकि वो खुद से निकल गए हैं, अब निकल गए या क्या हुआ, निकालने की हिम्मत तो नहीं थी अखिलेश प्रसाद में, निकाला नहीं था, वो खुद से निकल गए थे। रामचरितमानस का कितना अपमान, लगातार अपमान, फाड़ना, जलाना। लेकिन ये लोग ऐसे हैं कि जिनको ना अपने वचन पे कोई मान है, न इनको अपने धर्म का कोई अभिमान है, न इनका कोई सम्मान है। इनके लिए बस सत्ता और पैसा, बस इसी के भूखे हैं। अवधेश जी अब तो चुने गए हैं तो 5 साल तो झेलना होगा, आगे देखते हैं कि जनता क्या उनको भी सबक देती है। लोकसभा में कुछ जो भी गलती हुई हो, जो भी वजह रहा हो कि बीजेपी की सीट काफ़ी वहाँ पे घटी थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन योगी आदित्यनाथ उपचुनाव हुआ जब उत्तर प्रदेश में, तो बागडोर अपने हाथ में लिया। योगी आदित्यनाथ ने बागडोर लिया, उनको दिया गया, जिम्मेदारी दी गई हरियाणा में, उनको जिम्मेदारी दी गई महाराष्ट्र में और दिल्ली में भी। जिस तरीके से उन्होंने नारे भी दिया कि अगर बटोगे तो कटोगे, इसका काफ़ी असर दिखाई दिया। तो क्या लग रहा है कि उपचुनाव जीतना उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में काफ़ी असर करना और हरियाणा में काफ़ी असर देना और दिल्ली में भी, तो क्या लग रहा है कि योगी जी का क्या फ्यूचर दिखाई दे रहा है आपको इसमें? सबसे पहले तो मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात याद आ गई अवधेश प्रसाद जी के ऊपर। संसद भवन में जब लोग ये जो 2000 लास्ट वाला हमारा जो लोकसभा चुनाव हुआ, तो अयोध्या नरेश की जो सीट थी वो अखिलेश प्रसाद के ठीक बगल में थी, ठीक है। और जब प्रियंका वाड्रा जी आए वायनाड से, तो उनकी सीट हो गई चेंज। क्या तेवर और गुस्सा दिखा था, बाप रे बाप। जो लोग संसद के में बैठने वाली सीट को लेकर के चिल्लपों करते हैं, मारामारी करते हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते हैं, जिनका इतना धैर्य जिनमें नहीं है, जिनमें इतनी सहन शक्ति नहीं है, उनके बारे में और क्या ही कहा जाए। और बाकी आपने एक सवाल बहुत अच्छा किया कि योगी जी का भविष्य। योगी जी एक सिर्फ मजे हुए राजनेता नहीं है, वो एक महंत रहे हैं। तो उन्हें सारे वर्गों को एक साथ ले करके चलना, प्रशासन चलाना उनको बहुत अच्छे से आता है, उनका अनुभव बहुत लंबा रहा है। बाकी आप हर जगह देख लीजिए, आप दिल्ली में चुनाव करने आए थे, लेकिन प्रयागराज महाकुंभ में एक छोटी सी घटना हुई, एक हादसा हुआ, उन्होंने किस धर्म को ऊपर रखा? उन्होंने अपने राज्य को ऊपर रखा, उन्होंने प्रचार छोड़ करके वो वहाँ गए, और जब तक सारी चीज़ें व्यवस्थित नहीं हो गई, उन्होंने चुनाव प्रचार प्रसार में हिस्सा नहीं लिया। तो ये हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी, और ये है उनकी राजनीति। उसके बाद आप देख लो कि वो एरियाज जहाँ पे यूपी एक बीमारू प्रदेश था, और देख लीजिए कि इनके सेकंड टेन्योर में जो अच्छा खासा लंबा 2-2.5 साल हो गए, इन्होंने कितना अच्छा प्रदर्शन किया, और बीमारू राज्य से बाहर निकाल करके उत्तर प्रदेश को जो है वो एक स्टेबल राज्य की ओर लेकर के जा रहे हैं। वो क्षेत्र जहाँ पे हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि यूपी में काम होगा। फिल्म सिटी बनाने की बात, जो SSR के आत्महत्या के बाद जो बात हुई थी, मतलब वो सारी एरियाज जहाँ पे बाकी राजनेताओं का ध्यान नहीं जाता है। गुंडे, बदमाश, एनकाउंटर्स आप देख लो कि सड़क पे चलना जो मुहाल होता था। मैं प्रयागराज में 4 वर्ष रह करके ग्रेजुएशन किया है मैंने। उस समय योगी जी की सरकार नहीं थी। ये मेरी बदकिस्मती थी कि मैं सपा के काल में मैं प्रयागराज रही हूँ 4 साल। हाँ बिल्कुल। और हम 5 बजे के बाद नहीं निकल सकते थे। ये मैं अपना अनुभव साझा कर रही हूँ। आप नहीं निकल सकते थे। वो झूसी वाला पूरा रोड, नैनी रोड, सिविल लाइंस, आप कहीं नहीं निकल सकते थे। लेकिन आज मैं पूरी तरह से यूपी में शिफ्ट हो गई हूँ, और मैं बहुत विश्वास के साथ कहती हूँ कि 11 साढ़े 11 बजे रात में भी मैं अकेले अपने घर जाती हूँ ना, मुझे कोई भय नहीं लगता है। इसका कारण क्या है? इसके कारण है योगी आदित्यनाथ। तो योगी आदित्यनाथ आम जनता के मन में इस कदर बस गए हैं अपने कामों से। वो जनता जो भय से रहती थी, वो भय से निकली है। उनको विश्वास हुआ है कि जो मुख्तार अंसारी जैसे लोग थे, उनका अब यूपी में नहीं चलने वाला है, और सिर्फ प्रशासन का चलेगा। और यहाँ पे जो है, और बाकी जो सारे कार्य जो प्रशासन के हैं वो तो आरोप लगा रहे हैं कि प्रयागराज में इतनी व्यवस्थाएं नहीं कर पाए हैं। ढिंडोरा पीट दिए दुनिया भर में कि प्रयागराज में आइए, प्रयागराज में आइए। जब लोग जनता पहुंचे वहाँ पर, व्यवस्था नहीं कर पाए, वहाँ पे काफ़ी लोग की मृत्यु भी आपने देखा होगा। घटना बहुत दुखद है। और जब आप
बहुत बड़े तबके को आमंत्रित करते हैं या लोग श्रद्धा से आते हैं, सबको पकड़ पकड़ करके तो योगी आदित्यनाथ नहीं लाए। सरकार में है, उनका काम है किसी भी ऐसे महापर्व को या किसी भी ऐसे भव्य आयोजन को एडवर्टाइज करना, वो उनका कार्य है, उन्होंने किया। लोगों को विश्वास हुआ हमारे आदित्यनाथ जी पे और उन्होंने करके भी दिखाया है। घटनाओं पे जो गिद्ध नज़र है वो उन लोगों की है जो 1954 में देश आज़ादी के बाद जो पहला कुंभ हुआ था हरिद्वार में 217 1986 हरिद्वार, जहां लगभग 350 के करीब में लोगों की भगदड़ में मौत हुई थी। हरिद्वार महाकुंभ की बात कर रही हूँ। ऐसे लोग प्रश्न जब उठाते हैं तो ये शोभा नहीं देता है। इंतज़ाम बहुत अच्छे हैं, मेरे परिवार के लगभग सारे लोगों ने जाकर के स्नान किया है। और आप जब करोड़ों करोड़ों लोग सड़क पे होते हैं ना, तो वो आम चाल में भी होंगे तो रोड जैम लगना कोई समस्या नहीं है। जब लोग होंगे तो चाल धीरी होगी। ये तो बहुत कॉमन, मतलब कॉमन सेंस से भी विहीन विपक्षी पार्टी हो गई है। अच्छा। मैं तो यही कहूँगी। और बाकी जो है वो आदित्यनाथ जी जयकारे सनातन के लगवा रहे हैं और जनता तो इतना सब कुछ अच्छा है, आपने गिनवा दिया, योगी जी का कामकाज गिनवा दिया, तो आने वाले समय में क्या लग रहा है, योगी जी को कहाँ देखते हैं आप? बोल रहे हैं कि योगी जी अब दिल्ली के सिंहासन में बैठने वाले ही हैं, तैयारी उनकी पूरी है, आने वाले टाइम में तो यहाँ पे बैठेंगे। तो लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री के तौर पे आगे प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए, बनना चाहिए। योगी जी की नीति और नीयत, इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि वो एक बहुत बड़े जो सम्राट वाली जो नीतियां होती हैं, जो नीयत होती है, वो है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा। सनातन के जो कहते हैं उसको कि असली योद्धा या जिसको मानने वाले हैं, मानने वाले ही नहीं हैं, मनवाने वाले भी हैं। शठम शाठ्यम समाचरेत, मतलब जहां आप डंडे की भाषा आप समझेंगे तो वहाँ आपको डंडे की भाषा समझाई जाएगी। जहाँ प्रेम की भाषा समझना चाहेंगे वहाँ प्रेम की भाषा समझाई जाएगी। तो एक शासक का सबसे पहला गुण यही होता है कि वो इस बात को समझे कि प्रेम कहाँ और डंडा कहाँ, जिसमें माहिर हैं। और मोदी जी के बाद अगर कोई ऐसा भव्य नेता सीएम हर आधार पे नीति, नीयत और जो उनके काम है, जो जनता के बीच में उनकी जो छवि है, सबको लेकर के अगर देखा जाए तो योगी जी मोदी जी के बाद नेक्स्ट पीएम कैंडिडेट बिल्कुल हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। राहुल गांधी, अब क्या लग रहा है आपको? राहुल गांधी 54 साल के हैं, अभी तक युवा हैं। तो जब थोड़ा अनुभव लेकर के युवा से थोड़े बुजुर्ग वाले में जाएंगे तब शायद उनका कुछ हो जाए। 54 साल का युवा मैंने तो नहीं देखा। तो अभी तो उनको कांग्रेस वाले बच्चा समझ करके गोद में ही खिला रहे हैं। तो जब गोद से उतर जाएंगे, थोड़ी राजनीति सीख लेंगे तो शायद उनका भला हो जाए। बाकी तो दिल्ली में 67 सीटों पे जो जमानत जब्त करवा करके राहुल गांधी ने जो प्रमाण दिया है ना अपने लीडरशिप का, वो तो मैं तो वारी न्यारी जाऊं उन पे। अच्छा। और एक और बात बहुत अच्छा है, राहुल गांधी ने एक काम बड़ा अच्छा किया है, उन्होंने विवाह नहीं किया है और कांग्रेस को एक अच्छे भविष्य की ओर ले जाने का काम किया है। क्योंकि ये हटेंगे और इनका कोई होगा नहीं तो उत्तराधिकारी, तो कम से कम कांग्रेस में ऐसा नहीं है कि लीडर्स, अच्छे लीडर्स की कमी है। तो जो अच्छे लीडर्स है कम से कम वो सामने आएंगे, क्योंकि अच्छे लोकतंत्र के लिए अच्छे विपक्ष का होना भी उतना ही जरूरी है। कुछ लड़कियों का फैन फॉलोइंग भी बनी रहेगी लग रहा है मुझे, देश के अंदर बोलते हैं कि ऐसा अब तो पता नहीं, वो तो शायद इस बात से आरएसएस से प्रभावित हो गए हैं कि विवाह नहीं कर रहे हैं। वो हमारे प्रचारक होते हैं ना आरएसएस में जो विवाह नहीं करते, विवाहित होते, तो मुझे तो लगता है कि शायद वो इधर अगर ज्वाइन कर ले तो शायद उनका कुछ भला हो जाए। 2 बार के हारे हुए सांसद अमेठी से तो हो सकता है कि अब भविष्य में कम से कम उनको अपने सीट पे तो कम से कम नहीं ही हारेंगे। और 2 बार के टेन्योर के बाद 10 साल के बाद इनकी इतनी लीडरशिप क्षमता है कि तीसरी बार में ये नेता प्रतिपक्ष चुने गए हैं। तो इस स्पीड से अगर इनकी बढ़ोतरी है तो प्रधानमंत्री तो अगले जन्म तक तो बन ही जाएंगे। अच्छा, आखिरी में क्या लग रहा है आपको कि कवि हैं आप, कुछ 2 लाइन अगर हो जाए योगी जी के लिए तो मजा आ जाएगा लोगों को। बुलडोजर बुलडोजर जाना नहीं यूपी छोड़ के, हाँ यूपी छोड़ के, बुलडोजर का सहारा है गुंडों से बचाना, बाबा का दीवाना
बुलडोजर जाना नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो लगातार हम इसी मुद्दे को लेकर आपके बीच में आते हैं और जानने बताने की कोशिश करते हैं कि क्या लग रहा है मिल्कीपुर के बाद योगी जी का क्या भविष्य है और लोग इस पर क्या सोचते हैं। आप भी अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।